हेलो गाइस, तो हम लोग आगे एक नए वीडियो पे और आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 के लिए बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और मैं बता दूं कि आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और उन बच्चों के लिए खास कर इंपॉर्टेंट होने वाला है जो बिल्कुल कुछ नहीं पढ़े हैं और उनका सपना है कि 400 प्लस लाना है। तो बिल्कुल आसानी से आप 400 प्लस ला सकते हैं। बस आपको करना क्या है कि पूरे वीडियो में बने रहिए, आप निश्चित उतना बेहतर करेंगे जितना खुद से वादा नहीं है। और देखिए, जितने भी मैं क्वेश्चन लाया हूं ये सभी के सभी क्वेश्चन एग्जाम वाले हैं और एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और ये पूछने की संभावनाएं बहुत अधिक है, इसलिए बड़े ध्यान से इसको समझते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन समझते हुए चलते हैं लोग। और बस बच्चा पार्टी आप लोग रेडी रहिए और एक एक क्वेश्चन का आप लोग भी आंसर देते हुए चलेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा, ताकि आप एग्जाम में बैठे तो एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग क्या देखने वाले हैं कि बिना निषेचन के फल बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं। पॉलीकार्पी कहते हैं कि पार्थकार्पी कहते हैं कि पार्थेनोकार्पी कहते हैं कि इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि बिना निषेचन का, देखिए क्या लिखा है कि बिना निषेचन का जो फल बनता है उसको हम लोग अनिषेक फलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनिषेक फलन बोलते हैं। आप लोग हिंदी भी याद रखिएगा, किसको क्या बोला जाता है? अनिषेक फलन बोला जाता है। और इसलिए इसका राइट जवाब क्या होगा? पार्थेनोकार्पिक होगा। इसका राइट जवाब जो होने वाला है वो सी नंबर बिल्कुल सही होने वाला है। और इसका एग्जाम्पल मैं भी बता देता हूं। तो इसका एग्जाम्पल आप लोग याद रखिए, केला है। क्योंकि बहुत बार एग्जाम में ऐसे भी देखा गया है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है कि पार्थेनोकार्पिक या पार्थेनोजेनेसिस ये जो फल निर्माण होता है उसका उदाहरण कौन सा है। तो आप लोग याद रखिए क्या चीज़? केला। क्योंकि देखिए, आप लोग जितने एक्स्ट्रा क्वेश्चन में बताऊंगा इसका राइट जवाब मैं बता दिया उसी नंबर, जितना एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताऊंगा उसको भी आप लोग को याद करते हुए चलना है, ताकि आपको उससे बहुत फायदे मिलेंगे और आप एग्जाम में बैठेंगे तो बहुत बेहतरीन करेंगे। देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है? द्विविखंडन एक प्रकार है, लैंगिक जनन का प्रकार है कि अलैंगिक जनन का कि कायिक प्रवर्धन का, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है वो अलैंगिक जनन होने वाला है। क्योंकि आप लोग को पता है कि अलैंगिक जनन के कितने भाग हैं? 6 प्रकार होते हैं, जिसमें मुकुलन, विखंडन, खंडन, पुनर्उद्भवन, कायिक जनन, ये सब कुछ आप लोगों ने पढ़ा होगा। और ये 6 प्रकार में से ही विखंडन जो होता है, विखंडन का ही प्रकार क्या होता है? द्विविखंडन। तो इसलिए ये एक प्रकार का क्या है, तो याद रखेंगे एक प्रकार का क्या है? लैंगिक जनन। और ये द्विविखंडन के द्वारा जो प्रजनन होता है किसमें किसमें होता है? अमीबा तथा पैरामीशियम में। याद रखिएगा कि अमीबा में जो प्रजनन होता है वो किस विधि द्वारा होता है? तो द्विविखंडन के द्वारा होता है। और इसके साथ साथ एक और याद रख लीजिएगा, पैरामीशियम। क्या चीज़? पैरामीशियम। देखिए, बहुत सारे ऐसे चैनल वाले हैं जो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन और आंसर रटवा रहे हैं। तो बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखिए, आप लोगों को खाली क्वेश्चन आंसर नहीं रटना है, जहां से एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको भी ध्यान आप रख लेंगे तो आप ही को फायदा करेगा। इसलिए मैं बारीकी से जितना एक्स्ट्रा होगा उसको भी पढ़ा दे रहा हूं, ताकि आप एग्जाम में बैठे तो बहुत बेहतरीन करें। इसलिए प्लीज़ आप लोगों को जितना एक्स्ट्रा बता दिया जाए वो कवर करते हुए चलिएगा। तो द्विविखंडन द्वारा प्रजनन किस में होगा? अमीबा में भी होगा और पैरामीशियम में भी होगा। क्योंकि देखिए, हमें उन चैनलों के जैसे नहीं करना है, हमें करना है कि आप लोग का कैसे भी आप लोग का 400 प्लस आप लोग का आना चाहिए। और आएगा कैसे? जब बारीकी से एक एक पॉइंट समझते हुए चलेंगे और प्रॉपर आप रिवीजन करते हुए और पढ़ते हुए चलेंगे तब आएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं क्वेश्चन बताए आंसर बताए उससे आ जाएंगे। इसलिए बड़े ध्यान से आप लोग पढ़िए, बिल्कुल आप बेहतरीन करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? अंड जनन कहते हैं कि युग्मक जनन कहते हैं कि कायिक विभाजन कहते हैं कि इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि युग्मक बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहते हैं। और आप लोग को ये भी दे देता है कि गेमिट बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो देखिए, गेमिट मतलब हिंदी इसका क्या होता है? युग्मक ही होता है। तो गेमिट बनने की प्रक्रिया को गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। उसी तरह युग्मक बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? युग्मक जनन के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी भी याद रखिएगा कि युग्मक का अंग्रेजी क्या होता है? गेमिट होता है। इसलिए इसका राइट जवाब जो होने वाला है वो बी नंबर बिल्कुल सही होने वाला है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, पुरुष के लिए युग्मक कौन सा होता है
और स्त्री के लिए युग्मक कौन सा होता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए और मुझे भरोसा है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट में जरूर बताएंगे। देखिए, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उसका आंसर आप लोग कमेंट में बताते हुए चलेंगे तो आप ही को फायदा करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। परागकण होता है अगुणित होता है, द्विगुणित होता है, त्रिगुणित होता है, सभी होता है? तो मैं बता दूं कि परागकण जो होता है एक प्रकार का क्या होता है? युग्मक होता है। और युग्मक हमेशा क्या होते हैं? तो याद रखिए कि युग्मक हमेशा अगुणित होते हैं। चाहे नर का युग्मक हो या मादा का हो या पेड़ पौधा का हो, वो क्या होता है? युग्मक। जब भी आपको वर्ड दिखाई देगा तो आप लोग को डायरेक्ट आंसर क्या लगा देना है? अगुणित। तो परागकण भी एक प्रकार का युग्मक है, इसलिए इसका राइट जवाब क्या होने वाला है? ए नंबर बिल्कुल क्या होने वाला है? सही होने वाला है। अगला देखिए, भ्रूणपोष होता है क्या? अगुणित होता है, द्विगुणित होता है, त्रिगुणित होता है, सभी होता है? तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब होने वाला है त्रिगुणित। इसका राइट जवाब क्या होने वाला है? सी नंबर बिल्कुल सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। मासिक चक्र पाया जाता है मनुष्य की मादा में, स्तनपायी में, प्राइमेट मादा में? तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब सी नंबर बिल्कुल क्या होने वाला है? सही होने वाला है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, यहाँ प्रोजेस्टेरोन कर लीजिएगा, ये गलती लिख दिया गया है, यहाँ पे इसको कर लीजिएगा प्रोजेस्टेरोन। तो ये देखिए, ये दोनों कहाँ से स्रावित होते हैं? दोनों एक ही साथ बोल रहे हैं, स्रावित कहाँ से होते हैं? अंडाशय से होते हैं कि अपरा से होते हैं कि वृषण से होते हैं कि किडनी से होते हैं? तो मैं बता दूं कि जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती हैं तो प्रेग्नेंट होती हैं तो उनके अंदर एक संरचना बनता है जिसका नाम है अपरा। ध्यान रखिएगा, जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती हैं तो उनके अंदर क्या बनता है? एक संरचना का निर्माण होता है जिसे अपरा बोलते हैं। और अपरा से बहुत सारा हार्मोन निकलता है, उसमें एस्ट्रोजन भी होता है, प्रोजेस्टेरोन भी होता है। अभी मैं प्रोजेस्टेरोन इसको बनाया था। और इसके साथ साथ याद रखिएगा HCG भी बनता है और उसके साथ साथ याद रखिएगा HPL भी बनता है। ये बहुत सारा, उसके बाद रिलैक्सिन हार्मोन भी निकलता है। कौन सा? रिलैक्सिन हार्मोन भी निकलता है। तो अपरा जैसे महिला में बनता है तो बहुत सारा हार्मोन निकलते हैं, उन्हीं हार्मोन में से एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, HCG, HPL, रिलैक्सिन, ये सब होता है। तो याद रखेंगे, इसलिए इसका राइट जवाब बी नंबर होने वाला है। और राइट जवाब इसका क्या होगा? बी नंबर। अगला देखिए क्या है। एक्रोसोम भाग है, DNA का है कि RNA का है कि शुक्राणु का है कि इनमें से कोई नहीं? तो मैं बता दूं कि एक्रोसोम जो होता है वो शुक्राणु का भाग होता है। और शुक्राणु को भी कैसा भाग होता है? तो याद रखिएगा, शीर्ष भाग होता है। कैसा? शीर्ष भाग। शीर्ष भाग पे ही क्या पाया जाता है? तो एक्रोसोम पाया जाता है। ये क्या करता है? अंडाणु के जोना पेलुसिडा भाग को तोड़ने में क्या करता है? मदद करता है, याद रखिएगा। और मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, इसका आंसर आप लोग जरूर बताइएगा। आप लोगों ने देखा है, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सुना है? तो माइटोकॉन्ड्रिया शुक्राणु के किस भाग में पाए जाते हैं? आप लोग जरूर इसका आंसर कमेंट में बताएंगे, क्योंकि देखिए आप लोग बताएंगे तभी अब बेहतर होगा, इसलिए प्लीज आप लोग बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? तो पहले मैं बता दूं कि नर युग्मक होता है शुक्राणु। क्या होता है? शुक्राणु। और मादा युग्मक क्या होता है? तो मैं बता दूं कि मादा युग्मक कौन सा होता है? अंडाणु होता है। और ये जो दोनों टकराते हैं तो उस प्रक्रिया को बोला जाता है निषेचन। ये दोनों टकराते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। और इस प्रक्रिया में जब टकराते हैं तो ये निर्माण किसका होता है? युग्मनज का होता है। किसका निर्माण? तो युग्मनज का। तो नर युग्मक होता है शुक्राणु, मादा युग्मक होता है अंडाणु। और ये दोनों आपस में जैसे रिएक्शन करते हैं तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं निषेचन। और इस प्रक्रिया में क्या बनता है? तो याद रखिएगा, युग्मनज बनता है। क्या बनता है? युग्मनज बनता है। और युग्मनज को हम लोग किसके नाम से अंग्रेजी में जानते हैं? तो जाइगोट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? जाइगोट के नाम से हम लोग जानते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। यौन संचारित रोग है, खसरा है, टीबी है, गोनोरिया है, टाइफाइड है? तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब होने वाला है क्या चीज़? गोनोरिया। इसके साथ भी और दो चार मैं बता देता हूं। हर्पिस भी याद रखिए क्या है? यौन संचारित रोग है। एड्स भी होता है, ये भी क्या है? यौन संचारित रोग है। हेपेटाइटिस बी है। कौन सा? हेपेटाइटिस बी। तो हेपेटाइटिस बी भी आप लोग को याद रखना है। कौन सा रोग है? तो यौन संचारित रोग है। और भी इसके बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे में क्या है? लैंगिक मत्स्य है। तो आप लोग को याद कर लेना है
ये हार्पिस हो गया, एड्स हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, गोनोरिया हो गया, लैंगिक मस्से हो गया, ये सभी के सभी क्या होते हैं, यौन संचारित रोग होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निषेचन रोकने के शल्य विधि क्या है? वैसेक्टोमी है, टूबेक्टोमी है, एमटीपी है और सभी है। तो मैं बता दूं कि निषेचन रोकने का ये सभी के सभी उपाय है। वैसेक्टोमी नर में किया जाता है, नर नसबंदी को नाम से हम लोग क्या जानते हैं, जिसमें नर नसबंदी कराया जाता है उसको बोलते हैं वैसेक्टोमी। टूबेक्टोमी मादा नसबंदी के नाम आप लोगों ने सुना होगा कि जिसमें मादा नसबंदी कराया जाता है। और क्या एमटीपी मतलब क्या, अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है और 3 महीने से कम की प्रेग्नेंट हुई हैं तो उनके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसको सफैया करा देना ही एमटीपी कहलाता है। तो ये तीनों के तीनों क्या करते हैं, निषेचन को रोकते हैं। एमटीपी करा देंगे वो भी होगा, वैसेक्टोमी टूबेक्टोमी भी होगा। इसलिए इसका राइट जवाब क्या होगा, डी नंबर। यहाँ से ऐसी भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि मादा में जो नर नसबंदी कराया जाता है या किस में कराया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि देखते हैं लोग अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में परिवार नियोजन लागू हुआ था, कब हुआ था, 1950 में कि 1951 में? और भी ऑप्शन है, देख लेते हैं हम लोग। और ऑप्शन क्या है, 1900 ईस्वी में, 1992 में। तो मैं बता दूं कि ये कब हुआ था, तो परिवार नियोजन शुरू हुआ था 1951 में। और इसका क्या था, इसमें बताया गया था कि हम दो हमारे दो होना चाहिए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है कि क्रॉसिंग ओवर इनमें से किस अवस्था में होता है? पैक्टिन अवस्था में होता है, डिप्लोसिन होता है, कायोजेनेसिस होता है कि इनमें से कोई नहीं? तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला वो पैक्टिन अवस्था होने वाला है। पैक्टिन अवस्था में ही क्रॉसिंग ओवर की क्रिया विधि होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा सर्वदाता रक्त समूह है? ए है, ए बी है, ओ है, बी है? तो मैं बता दूं कि सर्वदाता रक्त समूह ओ को बोला जाता है, जो सबको रक्त दे सकता है। लेकिन सर्वग्राही जो होता है वो कौन सा होता है, तो ए बी होता है। सर्वग्राही इसको क्यों बोला गया है, क्योंकि ये सबसे ब्लड ले सकता है, दे किसी को नहीं सकता है। लेकिन ओ जो होता है वो सर्वदाता होता है, जो सबको क्या कर सकता है, दे सकता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, मेंडल ने प्रस्तावित किया था सहगलनता का नियम, आनुवंशिकता का नियम, अर्जित गुणों का नियम, ऊर्जा का नियम। तो मैं बता दूं कि मेंडल जो है आनुवंशिकता के नियम को दिए थे, याद रखिएगा। इसका राइट जवाब बी नंबर होने वाला है। लेकिन याद रखिएगा कि मोर्गन नामक वैज्ञानिक ने ये कौन सा, तो ये सहगलनता का नियम दिया था और इसको लेमार्क नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ये याद रख लीजिएगा। देखिए जितना एक्स्ट्रा पॉइंट होगा मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि देखिए मेरा एक ही मकसद है कि आप एग्जाम में बहुत बेहतरीन करें और एक क्वेश्चन से 4-4 क्वेश्चन सीख के जाएं, ये ध्यान मेरा है। अगला है कि हीमोफीलिया किस तरह की बीमारी है? वंशागत रोग है कि अप्रभावी रोग है कि एक्स गुणक संकलन है, इनमें सभी है। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब डी नंबर होने वाला है। इसका राइट जवाब क्या होने वाला है, डी नंबर बिल्कुल सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र होता है, कितना होता है, 45 होता है, 46 होता है, 47 होता है, 44 होता है? तो मैं बता दूं कि टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 45 होती है। और टर्नर सिंड्रोम होता किस में, तो याद रखिए मादा में होता है। और ये जिस मादा में होता है उसमें गुणसूत्र XO प्रकार का बन जाता है और वह मादा कैसी हो जाती हैं, बांझपन हो जाती हैं। बांझपन कहने का मतलब उनको लड़का लड़की नहीं होगा। तो आपको याद रखना है कि टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या 45 हो जाती है, वो यह मादा में होता है। XO प्रकार का गुणसूत्र बनता है, वो मादा बांझपन हो जाती हैं। और याद रखिए इसके साथ साथ वो छोटी कद की हो जाती हैं। कैसी कद की, छोटी कद की हो जाती हैं। ये भी पॉइंट आप लोग को याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि देखिए क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन है कि मेंडल के एक संकर संकरण के लिए फिनोटाइप अनुपात क्या है? 1:2 है। अगला देखिए क्या है, 3:1 है, 1:2:1 है, 9:3:3:1 है। तो मैं बता दूं कि एक संकर संकरण के लिए फिनोटाइप अनुपात कितना होता है, 3:1। और वही जीनोटाइप पूछा होता तो आप लोग को यहीं पे याद रख लीजिएगा, क्योंकि जीनोटाइप अनुपात एक संकर संकरण के लिए कितना होता है, 1:2:1 होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि एक जीन के विभिन्न रूपों को कहते हैं।
एलील कहते हैं, कि परक जीना कहते हैं, कि परिरूपी जीन कहते हैं, कि एपिस्टेटिस जीन कहते हैं। तो मैं बता दूं कि एक जीन के विभिन्न रूप को हम लोग एलील के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, आनुवंशिकी के पिता कौन है? मेंडल हैं, मोर्गेन हैं, लेमार्क हैं, डिब्रिज हैं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब होने वाला है मेंडल। आनुवंशिकी के पिता कौन है? मेंडल। अब इनके बारे में कुछ और भी मैं बता देता हूं। याद रखिएगा, इनका जन्म हुआ था 1822 में। यह आप लोग को याद रख लेना है। इनकी मृत्यु जो हुआ था, तो मृत्यु आप लोग को याद रख लेना है 1884 में हुआ था। और ये किस सदी के वैज्ञानिक थे? तो याद रखिएगा 19वीं सदी के वैज्ञानिक थे। और ये किस पौधे पे काम किए थे? तो मटर के पौधे पे काम किए थे। देखिए, जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट है मैं आप लोग को क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप एग्ज़ाम में बहुत बेहतर करें और आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन गलत न हो। और हमें उम्मीद है कि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। और बिल्कुल अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए। आपके शेयर से हम लोग को बहुत मदद मिलती है और आप लोग को लाइक और सब्सक्राइब से भी बहुत मदद मिलती है। चलिए, तो मिलेंगे इसी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।